सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होता है। तो सबसे पहले भाई बैलेंस मतलब समझ ही लो कि दोनों साइड इक्वल अमाउंट में फोर्सेस लग रहे हैं तो क्या हो जाएगा बैलेंस। और अनबैलेंस मतलब कि दोनों साइड अनइक्वल अमाउंट में फोर्सेस लग रहे हैं तो हो जाएगा अनबैलेंस। मान लो एक साइड कली है और एक साइड खली है, तो खली का फोर्स ज्यादा और कली का कम है, तो सिंपल सी बात है यहां जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स। जैसे अभी यहाँ एक अपने को फिगर दिया हुआ, ये क्या है बैलेंस फोर्स है। इसके बाद गाइस कुछ भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिमाग में रखना है वो ये है, ये वाला ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। इसको समझाने के लिए हम चलो पहले बोर्ड पे आ जाते हैं। बोर्ड पे आपको समझाते हैं। मान लो दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्ट क्या होगा दोनों का एडिशन। जैसे मान लो ये हमारा मोनू है, ये हमारा टोनू है और ये हमारा जोमू है। ओके, मोनू दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे, दोनों इसी साइड मिलके फोर्स लगा रहे, किसके ऊपर, जोमू को धक्का मारने के लिए फोर्स लगा रहे। तो मोनू 5 लगा रहे हैं और ये टोनू 10 लगा रहे हैं। तो जोमू पे कितना फोर्स लगेगा कि दोनों इसी साइड फोर्स लगा रहे, इसी साइड फोर्स लगा रहे, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे। तो जोमू पे कुल मिला के 5 + 10 विच इज इक्वल टू 15 न्यूटन फोर्स एक्ट होगा। क्लियर, 15 न्यूटन फोर्स एक्ट होगा। मैंने क्या बताया कि अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्ट दोनों का ऐड हो जाता है, रिजल्ट दोनों का क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब समझ लो कि जैसे मैंने बताया ये कली, चलो ऐसे ही बता देते हैं। मान लो दो कोई भी एक मोनू है, फिर से यहां मोनू और टोनू दोनों अब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। मोनू 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और टोनू 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो ऐसा कंडीशन में हो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट दोनों का डिफरेंस होगा। कैसे, 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो फोर्स कितना एक्ट होगा, 5 न्यूटन, जो बचा रहेगा। अगर सेम सेम होता तो रिजल्ट 0 हो जाता, बट अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो डिफरेंस होगा वो उतना फोर्स एक्ट होने वाला है। तो 5 न्यूटन फोर्स क्या होगा, एक्ट होगा। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि अगर सेम डायरेक्शन में तो एडिशन एंड अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों का डिफरेंस। अगर इनकेस यहां दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों सेम सेम लगाते तो रिजल्ट क्या हो जाता, 0 हो जाता। ना ये इसको खींच पाता, ना ये इसको खींच पाता। अभी इस कंडीशन में ये जो हमारा मोनू है वो टोनू को खींच लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इसका 10 न्यूटन मतलब 10 न्यूटन इसके पास फोर्स ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस 5 न्यूटन हो रहा है। तो 5 न्यूटन फोर्स की तरफ उसको अपनी तरफ खींच लेगा, कौन, मोनू। समझ में आया? तो क्लियर। अब चलते हैं आगे। इफ सेवरल फोर्सेस अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, क्लियर दिख रहा है, हाँ सेम डायरेक्शन, अ फोर्स इक्वल टू देयर एडिशन एक्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। बताया था मोनू था, एक टोनू था, एक झोमू था। झोमू पे दोनों का एडिशन एक्ट हुआ है, दोनों को ऐड करके 10 और 5 15 न्यूटन फोर्स झोमू पे एक्ट हुआ था, कि दोनों जो फोर्सेस थे वो सेम डायरेक्शन में थे। अब यहां मोनू और टोनू दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, अ फोर्स इक्वल टू डिफरेंस एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। ओके, दोनों का जो डिफरेंस है वो उनके ऊपर क्या होगा, एक्ट होगा। तो देखो 10 - 5 5 न्यूटन, 5 न्यूटन फोर्स बस एक्ट होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके बाद गाइस अब आप सभी को पता है कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। कि भाई अगर मान लो कि हो सकता नहीं, चलो ये एग्जांपल सही नहीं है तुम्हारे लेवल पे, तो अभी ए स्टैंडर्ड में आगे आओगे तो वो एग्जांपल मैं दूंगा। जस्ट इतना समझ लो, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला मैग्नीट्यूड, मतलब कितना फोर्स लगा है, और दूसरा डायरेक्शन। जैसे अब ये है, मैंने इसको लगाया, तो बोलोगे सर कितना फोर्स लगाया, तो मैं बताऊंगा यार मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया। सर किधर गया, वो इधर गया। मतलब कहने का मतलब फोर्स को डिफाइन करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन और कितना मैंने फोर्स लगाया, मतलब मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकली नंबर, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए इट रिक्वायर्ड टू थिंग, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज डायरेक्शन। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जिसको भी डिफाइन करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसलिए फोर्स हमारी कौन सी क्वांटिटी है, इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, इसलिए फोर्स हमारी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। इसके बाद गाइस अब चलते हैं इनर्शिया की तरफ। इनर्शिया बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत 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 बहुत। इनर्शिया की अगर मैं बात करूं, अब मान लो मेरे सामने बुक है एक, मान लो मेरे सामने बुक है,
कीबोर्ड है, ये सभी चीज है, मैं उसको बोलूं आजा आजा मेरे पास, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इसको रेस्ट में रहने के लिए भी इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको रेस्ट में ये रखता है। ओके, अगर ये चेयर जो रखा हुआ है, इसको बोलूंगा आजा मेरे पास, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जो इसको रजिस्ट कर रहा है इसके स्टेट को चेंज करने से। स्टेट, अब इसका कौन सा स्टेट है, रेस्ट में, और दूसरा स्टेट किस में आने के लिए, मेरे पास आ रहा है मतलब मोशन में आएगा ना, मेरे पास आ रहा है मतलब मोशन में आएगा। तो पर इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो इसको रजिस्ट कर रहा है इसके स्टेट को चेंज करने से, और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। मतलब कि स्टेट को चेंज ना होने देने की प्रॉपर्टी जो इसके अंदर है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर मैं यहां पेन फेंकूंगा, अगर मैं पेन फेंकूंगा तो भाई ये कंटिन्यू मोशन में रहेगा। क्या बोल रहे हो सर, पेन फेंको देखो नीचे गिर जाएगा। अरे भाई मैंने क्या बोला कि अगर ये जो बॉडी है वो कंटिन्यू मोशन में रहेगा, अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा तब ग्रेविटी एक्ट हो रही है ना, ग्रेविटी नहीं होती है तो कंटिन्यू मोशन में ही रहता, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कंटिन्यूस को मोशन में रखती है और रेस्ट में है तो रेस्ट में रखती है, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। अगर ये चेयर है, ये चेयर वहीं रहेगा जब तक कोई इसको उठा के नहीं लाएगा, मतलब जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगा तब तक ये वहीं पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया है। कौन सा इनर्शिया है? इनर्शिया एट रेस्ट, जो रजिस्ट कर रहा है स्टेट को चेंज करने से। इसके बाद गाइस ये पेन मैंने ऐसा फेंका मोशन में है, मोशन में ही रहेगा, मोशन में ही रहेगा, अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। स्टेट को चेंज क्यों करता है, क्यों रेस्ट में आता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो ये बॉडी कंटिन्यू किसमें होता, मोशन में। तो भाई इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। जो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में रहेगा। तो ये टोटल 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं। सबसे पहले इनर्शिया मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है, जिस एग्जिस्टिंग स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा, उसी को इनर्शिया कहते हैं। ओके, तो जैसे यहां डेफिनेशन लिखा हुआ है, हम अगर इसको क्लियर करें, बड़ा करें, ये देखो, ये द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, इसको ही हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। अब ऊपर चलते हैं। पहला टाइप्स ऑफ इनर्शिया, पहला इनर्शिया एट अ रेस्ट, रेस्ट में ही रहेगा, उसको स्टेट चेंज करने नहीं देगा। एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा, ड्यू टू इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, जिसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया एट अ रेस्ट। समझ में? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया एट अ रेस्ट। अब दूसरा, बस रेस्ट को हटा के जहां जहां रेस्ट है, जहां जहां रेस्ट दिखाई दे रहा है, उस रेस्ट को हटा के वहां मोशन कर दो, तुम्हारा दूसरा डेफिनेशन भी हो जाएगा कि जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, अपने मोशन को, मतलब अपने मोशन वाले स्टेट को चेंज नहीं करेगा। कब तक? जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट होगा। बस यहां रेस्ट को हटा के आपको दूसरा डेफिनेशन, ये मोशन वाला भी डेफिनेशन हो जाएगा। 3 टाइप के इनर्शिया आपके बुक में दिया हुआ है, तो तीनों टाइप का। साथ में डायरेक्शन का भी सेम, बस हम क्या करो, रेस्ट की जगह पे डायरेक्शनल इनर्शिया लगा दो, काम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या, जो बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में रहेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। कब तक? जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा। मतलब कहने का, जैसे एग्जांपल ले लो, तुम सुबह सोए हो, तुम्हारी बॉडी सोना ही चाहती, उठना नहीं चाहती। उठती कब है? जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगता है, या तो मम्मी कुछ बोलती या तो फिर पड़ता है, तो ही हम क्या होता है, रेस्ट वाली बॉडी मोशन में आती है। फिर हम जहां घूमते फिरते रहते हैं, फिर हमारा आने का मन नहीं करता, फिर पापा का कॉल आ जाता है। पापा का कॉल मतलब एक्सटर्नल फोर्स, फिर अपने स्टेट को चेंज कर लेते हैं और फटाक से घर पे आके रेस्ट में हो जाते हैं। मोशन देन रेस्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहती है, किसी डायरेक्शन में तो डायरेक्शन में ही रहना चाहती है। कब तक? जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। अब चलते आगे गाइस, अगला आगे, हाँ, ये प्रेशर का फॉर्मूला याद रखो। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, ये याद रखो। और इसका जो यूनिट होता है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्रेशर का जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल। क्या कहते हैं? पास्कल। और पास्कल इट इज डिनोटेड बाय पी ए। ओके, तो गाइज और एक चीज और ये भी याद रखो, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज ऑल्सो बार, BAR, बार, एंड 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ये सब एग्जाम में आता है। और जो प्रेशर होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं, इसको डिफाइन करने की डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, बस ओनली नंबर की जरूरत पड़ती है, मतलब मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो क्लियर। इसके अंदर हमने देखा कि प्रेशर का यूनिट क्या है, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं? पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट थे, जब आगे जाओगे तो मैं वो चीजें बताऊंगा। इसके बाद एक और यूनिट जो प्रेशर का है वो है बार, और 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। और पास्कल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब चलते आगे। आप देखो, ये आपको समझना है, ये आपको समझना है। ये जैसे अभी यहां मैं समझा दूं, अच्छा मैंने यहां लिखा ही नहीं, चलो यहां बता देता हूं। ये बस आज का लास्ट टॉपिक, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो, जब कोई भी चीज एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, तो दोनों में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे यहां अगर किसी भी कंडीशन में प्रेशर बढ़ रहा है, तो कब बढ़ेगा? जब एरिया क्या होगा? कम होगा। जब प्रेशर कब बढ़ेगा? जब एरिया कम होगा। जैसे एग्जांपल, अब मान लो मैं अपने आप को इससे कट कर रहा हूं, इसका एरिया बहुत ज्यादा है, इससे कट कर रहा हूं, और अगर मैं अपने आप को, ये देखो, इसका एरिया बहुत कम, इससे कट करूं, तो पहले किससे कटेगा? इससे ना, क्योंकि इसका एरिया कम है। एरिया कम है मतलब प्रेशर ज्यादा लगेगा। इसका एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम लगेगा। ऐसे रिलेशन को हम इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन। जैसे ये सभी बुक्स देखो, सभी बुक्स मतलब एरिया बढ़ गया, एरिया क्या हो गया? एरिया इंक्रीज हो गया, ऐसे अलग अलग रखा है, तो यहां प्रेशर इस वुड पे कम लगेगा। ये जो प्लाई बीच नीचे लगाया हुआ इस पे कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा। बट यही चीज अगर मैं ये सभी बुक, बस 4 ही बुक को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दूं, तो एरिया कम हो गया, मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी का मतलब होता है, इसी को हम बोलते हैं एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज, दैट टाइम एरिया विल डिक्रीज। तो समझ में, दोनों में रिलेशन। जहां प्रेशर, जैसा अभी चाकू ले लो, कट करो, और मैं इससे कट करूं, कौन पहले कटेगा? चाकू का एरिया कम होता है ना, प्रेशर ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है? तो भाई ऐसा करना मना, टेस्ट वेस्ट मत करना। अब इसके बाद गाइस एक और चीज, जैसे कि हम ले लेते हैं हाँ, एक और एग्जांपल। कैमल को आपने देखा डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट एरिया में कैमल आराम से चल पाए, इसीलिए उसका जो एरिया होता है ना, वो एरिया, उसके लेग का ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसका एरिया ज्यादा होता है। एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा। और प्रेशर डेजर्ट में कम लगने के कारण उसका पैर नीचे नहीं जाएगा। ओके, रेत में पूरी तरह से धसेगा नहीं, नीचे नहीं धसेगा, इसीलिए वो आराम से चल पाता है। आप देखोगे पैर ऐसा पतला सा होता है, बट यहां वाइड होता है। ओके, ये वाइड होता है, मतलब क्या है? एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ गया मतलब प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। प्रेशर कम होने के कारण उसका पैर अंदर की तरफ जाता नहीं, इसीलिए कैमल आराम से डेजर्ट एरिया में आराम से घूमता फिरता है। ओके, तो भाई ये आपको समझ में आ गया। इसके साथ ही कुछ और चीज है, फिर अब आगे चलते थोड़ा। ये देखो, इसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट आपको घर में करके ट्राई करना चाहिए। एक बॉटल ले लो, इस बॉटल में क्या करो कि 3 होल करो, 3 होल करोगे और इसमें फिर वाटर भर दो। वाटर भरने के बाद आप देखोगे कि जो सबसे नीचे है उसका जो प्रेशर है वो सबसे आगे तक है, उसके ऊपर वाला यहां तक है, और सबसे नीचे वाला एकदम कम दूरी तक है। ऐसा क्यों हो रहा है? जो नीचे लिक्विड है उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऊपर के लिक्विड का भी प्रेशर है। और जैसे पाइप ले लो, पाइप को अगर जितना ज्यादा आप प्रेस करोगे तो पानी उतना ज्यादा दूर जाता है, कि नहीं, उसके एरिया को कम करोगे, एरिया को कम करोगे तो प्रेशर क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। अब जाके देखते हो ना, मस्ती तो कभी किया था, पैर से दबा दिया है या किसी चीज से दबा दिया है, तो क्या हो जाता है? उसका प्रेशर बढ़ जाता है ना, प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। उसी तरह से
ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसमें क्या हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया, प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, प्रेशर ज्यादा होने के कारण ये पानी दूर तक जा रहा है, पानी क्या हो रहा है, दूर तक जा रहा है। ओके, अब इसके ऊपर वाला, इसके कंपैरिजन प्रेशर कम है इसलिए इसका पानी नजदीक है, इसके ऊपर वाला ये दोनों कंपैरिजन प्रेशर कम है इसलिए इसका पानी यहीं तक है। तो भाई आज हम जैसे एक और एग्जांपल गैस प्रेशर, चलो गैस प्रेशर हम कल देखेंगे, आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। जो चीजें मैंने बताई प्लीज इसको पूरा अच्छे से पढ़ के पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।